अगर आपका एआई इन्फो उलझा हुआ सा लगता है, तो ये वाला फेज आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसमें एआई के बारे में बातें हैं, हमारी कोई मंशा आपको निजी सलाह देने की नहीं है। असली दुनिया में नतीजे अलग हो सकते हैं। गलत जानकारी या नतीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में जो भी है, वो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें। स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो। हिशिशी ओउची जापान के टोकाइमुरा में जेसीओ न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक टेक्नीशियन थे। वे अपने काम में निपुण और समर्पित थे और हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते थे। 30 सितंबर 1999 को उनका एक आम सा दिन एक बुरे सपने में बदल गया। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। ओउची और उनके दो साथी यूरेनियम फ्यूल का एक छोटा सा बैच तैयार कर रहे थे। यह एक नियमित प्रक्रिया थी, लेकिन उस दिन कुछ गलत हो गया। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी हरकत चेरनोबिल के बाद जापान के सबसे बड़े न्यूक्लियर हादसे का कारण बन जाएगी। एक छोटी सी गलती ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टोकाइमुरा न्यूक्लियर एक्सीडेंट के नाम से मशहूर इस हादसे में ओउची को रेडिएशन की खतरनाक खुराक का सामना करना पड़ा। यह खुराक इतनी अधिक थी कि उसके परिणाम अकल्पनीय थे। उनका शरीर एक युद्ध का मैदान बन गया, जिसने एक अदृश्य दुश्मन रेडिएशन पॉइजनिंग की विनाशकारी शक्ति को दुनिया के सामने ला दिया। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रेडिएशन का प्रभाव बहुत ही घातक था। ओउची की जिंदगी की जंग अब समय से आगे निकलने की जंग बन गई थी, जो अकल्पनीय पीड़ा के आगे इंसानी हौसले की कहानी बयां कर रही थी। हर गुजरते पल के साथ उनकी हालत और गंभीर होती जा रही थी, और यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें समय ही सबसे बड़ा दुश्मन था। यह हादसा सुरक्षा नियमों की कई अनदेखी और इंसानी गलतियों की वजह से हुआ। ओउची और उनकी टीम यूरेनियम सॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए गलत उपकरण और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रही थी। सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को प्रेसिपिटेशन टैंक में डाल दिया। इस हरकत की वजह से क्रिटिकल मास तैयार हो गया, जिससे अनियंत्रित न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन शुरू हो गया। इसका नतीजा एक अंधा कर देने वाली नीली चमक और न्यूट्रॉन और गैमा रेडिएशन की एक घातक खुराक के रूप में सामने आया। टैंक के सबसे करीब खड़े ओउची को रेडिएशन का सबसे ज्यादा शिकार होना पड़ा। ज्यादा मात्रा में रेडिएशन एक साइलेंट किलर की तरह होता है। यह अदृश्य और गंधहीन होता है, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह शरीर पर सेल्यूलर स्तर पर हमला करता है, जिससे कोशिकाओं की संरचना और कार्य प्रणाली में गहरा असर पड़ता है। डीएनए को नुकसान पहुंचाता है और महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को बाधित करता है। यह जीनोम में स्थायी परिवर्तन ला सकता है, जिससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ओउची को अनुमानित 17 सीवर्ट्स रेडिएशन का सामना करना पड़ा, जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन काल में मिलने वाले रेडिएशन से हजारों गुना अधिक था, जो 8 सीवर्ट्स की घातक खुराक से कहीं ज्यादा था। यह मात्रा इतनी अधिक थी कि इससे बचने की संभावना लगभग न के बराबर थी। इसे समझने के लिए एक चेस्ट एक्स-रे से एक व्यक्ति 0.00014 सीवर्ट्स के संपर्क में आता है। यह तुलना दर्शाती है कि ओउची ने कितनी अत्यधिक रेडिएशन झेली। रेडिएशन पॉइजनिंग का असर तुरंत दिखने लगा था। ओउची के शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आने लगी। ओउची को जी मिचलाना, उल्टी और तेज दर्द शुरू हो गया। यह शुरुआती लक्षण थे जो आगे चलकर और भी गंभीर हो गए। शरीर की पहली सुरक्षा कवच उनकी त्वचा उतरने लगी, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई, जिससे कच्चा मांस दिखने लगा। यह दृश्य बेहद दर्दनाक और भयावह था।
रेडिएशन ने अपना घिनौना काम शुरू कर दिया था और यह ओची के शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। ओची के शरीर को अंदर से खोखला कर रहा था। उसके आंतरिक अंगों पर भी इसका गहरा असर पड़ा, जिससे उसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। आनन फानन में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल ले जाया गया। ओची गहन चिकित्सा जांच और प्रायोगिक इलाज का विषय बन गए। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, हर संभव संसाधन का इस्तेमाल किया। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्किन ग्राफ्ट और उनके कमजोर होते इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगात्मक थेरेपी शामिल थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ओची की हालत बिगड़ती चली गई। रेडिएशन ने उनके बोन मैरो को तबाह कर दिया था, जिससे उनके शरीर की नई रक्त कोशिकाओं को बनाने की क्षमता खत्म हो गई थी। उनके अंदरूनी अंग काम करना बंद करने लगे और उनकी त्वचा, जो अब ठीक नहीं हो पा रही थी, संक्रमण की चपेट में आ गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, समय तेजी से बीतता गया और हर गुजरते पल के साथ ओची की हालत और भी गंभीर होती गई। ओची को अकल्पनीय दर्द का सामना करना पड़ा। हर सांस उनके लिए एक चुनौती बन गई थी और हर दिन एक नई परीक्षा। उनका शरीर, जो रेडिएशन से तबाह हो चुका था, सचमुच बिखर रहा था। उनकी त्वचा पर गहरे घाव और जलन के निशान थे, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी खराब होते जा रहे थे। छालों और घावों से भरी उनकी त्वचा संक्रमण से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही थी। हर घाव एक नई पीड़ा का स्रोत बन गया था और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। उनके क्रोमोसोम्स इतने क्षतिग्रस्त हो चुके थे कि उनकी कोशिकाएं ठीक से विभाजित नहीं हो पा रही थीं, जिससे उनके शरीर की मरम्मत की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी थी, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा था। उनके अंग एक एक करके काम करना बंद कर रहे थे और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर भी इन सब के बावजूद ओची जीवन से चिपके रहे। उनकी जीवित रहने की इच्छा अदम्य थी और उन्होंने हर पल संघर्ष किया। उन्होंने अपने परिवार और डॉक्टरों के साथ बातचीत की, अपने विचार और भावनाएं साझा की और अपने दर्द और डर को व्यक्त किया। उनके परिवार ने उन्हें हर संभव समर्थन दिया और डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया। उनका मामला समय के खिलाफ एक दौड़ बन गया था, जहां हर सेकंड कीमती था। डॉक्टरों की टीम ने उनकी पीड़ा को कम करने के लिए हर संभव उपाय किए। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए और यदि संभव हो तो उनके शरीर को ठीक करने का एक तरीका खोजने के लिए एक बेताब संघर्ष। अपरिवर्तनीय को उलटने का एक तरीका खोजने के लिए एक बेताब संघर्ष। वैज्ञानिक और डॉक्टर दिन रात काम कर रहे थे, एक चमत्कार की उम्मीद में जो ओची को बचा सके था। भाग 6, मेडिकल चमत्कार और नैतिक दुविधाएं। ओची के मामले ने अभूतपूर्व चिकित्सा चुनौतियां पेश की। डॉक्टरों ने चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए बदपीग के प्रायोगिक उपचार और चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कई स्किन ग्राफ्ट किए, लीटरों में रक्त और तरल पदार्थ चढ़ाए और कोशिका वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोगात्मक दवाएं दी। हालांकि ओची के मामले ने गंभीर नैतिक प्रश्न भी उठाए। क्या उन्हें जीवित रखना नैतिक था, बावजूद इसके कि उन्हें इतनी अकल्पनीय पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था? क्या एक ऐसा बिंदु था जहां चिकित्सा हस्तक्षेप निरर्थक हो गया, केवल उनकी पीड़ा को लंबा खींच रहा था? ये प्रश्न चिकित्सा समुदाय के भीतर और बाहर गहन बहस का विषय बन गए। भाग 7, दुनिया देखती रही। 83 दिनों की पीड़ा। 83 दर्दनाक दिनों तक दुनिया ने देखा कि कैसे ओची का शरीर रेडिएशन पॉइजनिंग के विनाशकारी प्रभावों के आगे घुटने टेक देता है। उनका मामला परमाणु ऊर्जा के अदृश्य लेकिन बहुत ही वास्तविक खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। समाचार रिपोर्टों और वृत्त चित्रों ने उनकी कठिनाई को दर्शाया, रेडिएशन के संपर्क में आने की भयावहता को उजागर किया। ओची की कहानी ने वैश्विक स्तर पर आक्रोश और चिंता पैदा की।
कई लोगों ने टोकाईमुरा सुविधा में सुरक्षा प्रोटोकॉल और रेडियोधर्मी पदार्थों को संभालने वाले श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी पर सवाल उठाया। उनकी पीड़ा परमाणु दुर्घटनाओं की संभावित मानवीय कीमत का प्रतीक बन गई। भाग 8, एक छोटा जीवन, एक यादगार वायरस आर्ट। 21 दिसंबर 1999 को अस्तित्व के लिए हिशिओची की लंबी और दर्दनाक लड़ाई समाप्त हो गई। उनका दिल, जो महीनों से रेडिएशन के संपर्क में आने और चिकित्सा हस्तक्षेप से कमजोर हो गया था, ने आखिरकार जवाब दे दिया। वह 35 वर्ष के थे। ओउची की मौत से जापान और दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। वह परमाणु दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों का एक दुखद प्रतीक बन गए। उनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है, जो परमाणु सुरक्षा के महत्व और ऐसे खतरनाक वातावरण में काम करने वालों की सुरक्षा की आवश्यकता की याद दिलाता है। भाग 9, टोकाईमुरा का साया, एक सुरक्षित भविष्य के लिए सबक। टोकाईमुरा परमाणु दुर्घटना और ओउची की दर्दनाक मौत ने जापान और दुनिया के लिए एक चेतावनी का काम किया। इसने कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल, पर्याप्त कार्यकर्ता प्रशिक्षण और परमाणु उद्योग में सुरक्षा की संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। दुर्घटना के मद्देनजर जापान ने अपनी परमाणु सुविधाओं के लिए सख्त सुरक्षा नियमों को लागू किया। इस घटना के कारण परमाणु सुरक्षा प्रक्रियाओं का वैश्विक पुनर्मूल्यांकन हुआ और परमाणु ऊर्जा के उपयोग से संबंधित नैतिक विचारों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। हिशिशी ओउची की विरासत सीखे गए इन पाठों में जीवित है, जो परमाणु लापरवाही की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है।